नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 जून 2026 का टॉप 15 क्वेश्चन का डिस्कशन और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। उम्मीद है कि यह करंट अफेयर्स का सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डेली बेसिस पे, तो आप निश्चित रूप से इससे जुड़े रहेंगे। साथ साथ इसे दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और इसे लाइक कर दें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हु लॉन्च्ड इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो सकता है? तो जानते हैं प्रहलाद जोशी क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्रालय को ये संभाल रहे हैं और इसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिनके द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल को शुरुआत किया गया, जिसमें वैसे स्टार्टअप या वैसे जो इंडस्ट्री है जो मुख्य रूप से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने जा रही है और खासकर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर में से सर्टिफिकेशन उसको देने के लिए इस तरह से लाया गया है। तो बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या। ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया, अभी हाल ही में यूपीएससी के पीटी क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2026। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर ले तो इसका शुरुआत होता है 2023 में शुरुआत होता है। इसका लक्ष्य होता है, टारगेट होता है क्या? इसमें टारगेट ये दिखाया गया इसमें कि कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाइड्रोजन का पर ईयर। बाई 2030 यानी 2030 तक हर एक साल एनुअली ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 5 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन करना है। और इसके साथ साथ ये भी लक्ष्य रखा गया कि कम से कम इसके सहारे 50 मिलियन मीट्रिक टन 50 मिलियन मीट्रिक टन का जो कार्बन इमिशन है इसमें क्या होगा, इसमें कमी आएगा। यानी कि जो भारत सरकार का लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना 2070 तक, उसी की दिशा में यह काम करेगा। और आपको यह पता है कि इसके आने से इंपोर्ट कम से कम क्या होगा, इंपोर्ट कवर हो जाएगा। इंपोर्ट कवर कितना कमेगा? तो इंपोर्ट कवर आपको लगभग 1 लाख करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ रुपया का आसपास इसमें क्या जो इंपोर्ट जो क्या कमी आएगी। इस कारण से भारत सरकार के लिए काफी फायदा पहुंचाने वाला है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें हाइड्रोजन H2O को फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। जानते हैं H2+O2 में तोड़ दिया जाता है। और H2 यही होता है क्या, इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसमें आपको रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके आपको कार्बन, या कह सकते हैं कार्बन जेनेटिंग, या फिर कह सकते हैं ऐसे फॉसिल फ्यूल्स का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में किया जाता है तो रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या हाइड्रो एनर्जी हो, उसका इस्तेमाल करके इसमें प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से इसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, जिस कारण से इसे इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से कहते हैं कि हाइड्रोजन का प्रोसेस होना, इस कारण से इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि हरित हाइड्रोजन। इस कारण से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आपको रखना है, सारे ऑप्शन को क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ें। कौन से देश ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है? तो विच कंट्री हैज फिक्स्ड द मिनिमम एज ऑफ 15 इयर्स फॉर यूजिंग सोशल मीडिया? जर्मनी, जापान, यूएई, सिंगापुर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग देशों के द्वारा ऐसे निर्णय लिए गए हैं। खासकर बच्चों के लिए कम से कम 15 वर्ष या 16 वर्ष की उम्र यदि उनके होते हैं तो उनके कम उम्र के बच्चों के लिए क्या करना है, तो उसमें स्क्रीन का ऑप्टिमाइजेशन करना है। साथ साथ ऐसे ताकि वो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से उसकी आंख या फिर कह सकते उसकी मानसिक स्थिति सही रहे, इस कारण से ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ साथ ये भी देखा कि डेनमार्क के द्वारा पहली बार इस तरह से काम किया गया था। साथ साथ अलग अलग देश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेनमार्क हो गया, या फिर सिंगापुर जैसे कंट्री भी इसमें काम किया है। कुछ रेगुलेशन, डाटा सेफ्टी या फिर कह सकते हो उसके ऊपर काम किया है। लेकिन अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा भी ये फैसला लिया जा चुका है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी फैसला लिया है कि कम से कम 15 साल या 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना, उस पर अपनी कह सकते हैं प्रतिक्रिया देना आदि सही नहीं रहेगा, इस कारण से उसको बैन किया गया। आगे की सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज्ड दी कोऑपरेटिव क्रॉप लोन वेवर लिमिट टू
25,000 रुपी। तो अभी कौन किया है तो जानते हैं कि थालापति विजय तमिलनाडु के अभी वर्तमान में सीएम बने हैं, और तो इस कारण से ऑप्शन सी तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पे किसानों को 75,000 रुपया जो किसान खेती के लिए लोन लिए थे, क्रेडिट लिए थे, उनको क्या किया जाएगा, उनसे छूट दी जाएगी, उनको वेव किया जाएगा, लोन वेव किया जाएगा। और इस सारे वर्ग के किसान, चाहे वो छोटे किसान हो, सीमांत हो, या लघु किसान हो, या बड़े किसान हो, सबको इसमें उनकी लोन की माफी दी जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। एनएससी की बात करें तो इसमें आईआईएम कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता के पूर्व डायरेक्टर रह चुके सेवल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन की बात करें तो एनएससी इसकी स्थापना कब होती है तो 1 जून 2001 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इनका टाइम पीरियड रहेगा 3 साल का, 3 साल के लिए ये बनाएगा, साल के लिए इनका टाइम पीरियड, 3 साल के लिए ये टाइम पीरियड है। जानते हैं कि भारतीय सरकार के जो डाटा रहेंगे उसको क्या करेगा, एकत्रित करेगा, उसका सत्यापन करेगा। इनका ये मुख्य काम रहेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। जानते हैं कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है तो इसमें सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस के जयंती पे मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस जो सेकंड 5 ईयर प्लान से जुड़े हुए थे, और भारत में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हैवी इंडस्ट्री को आगे प्रमोट करने के लिए आगे काम किया था। तो इनका भी नाम याद रखते हुए चलना है। आगे बढ़े, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा तो वेयर विल द खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज बी हेल्ड। तो जानते हैं खान क्वेस्ट का आयोजन भारत और किसके बीच होता है तो इंडिया प्लस ये मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस बार जानते हैं कि खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन मंगोलिया में इस बार किया जाएगा, और मंगोलिया के उलान बटोर जिसकी राजधानी है वहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा, और इसमें भारतीय सेना भी इसमें भाग लेगी। 2003 तक ये क्या था तो 2003 तक ऐसे ऑस्ट्रेलिया, 2003 तक ऐसे साथ अमेरिका और ये मंगोलिया के साथ मिलकर ये है जो शुरुआत की गई थी बायलैटरल एक्सरसाइज। लेकिन 2006 से खान क्वेस्ट है जो अलग अलग नेशन भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया, यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो बढ़ गया। तो इसमें भारतीय सेना भी इसमें भाग लेने गई। तो इसका आयोजन कहाँ, मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ। जानते हैं कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है तो इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या नाम है, नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट भी आपको याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होता है यह अभ्यास तो नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो ये भी मंगोलिया और इंडिया के बीच में होता है, जिससे खान भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता है कि पिच ब्लैक अभ्यास भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, जो हमने कल वीडियो में बताया भी था। मालाबार अभ्यास में भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भाग लेता है। क्वाड में भी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भी भाग लेता है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। साथ साथ इसमें टाकाडू अभ्यास होता है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें भी भाग लेता है, साथ साथ अलग नेशन भी भाग लेता है। जापान की बात करें तो जापान के साथ धर्म गार्जियन हो गया, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि क्या धर्म गार्जियन की बात करें, धर्म गार्जियन जिमेक्स हो गया, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, जिमेक्स हो गया, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसमें भी भाग कौन से देश तो जापान और इंडिया का अभ्यास है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच में बरून अभ्यास होता है। क्या बरून अभ्यास होता है, बरून। और ये बरून क्या है तो नेवी का, नेवल फोर्स का है, यानी कि नेवी का है, इंडिया और फ्रांस के नेवी। साथ साथ गरुड़ हो गया, एयरफोर्स, गरुड़ एयरफोर्स हो गया वायुसेना का। साथ साथ शक्ति एक अभ्यास है, शक्ति तो किसका है तो ये मिलिट्री का, आर्मी। इंडिया और किसके बीच तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास होता है। तो इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। बरून नेवी अभ्यास, एयरफोर्स गरुड़ और आर्मी शक्ति अभ्यास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका गबरी देवी का भी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो।
उनका संबंध कौन से राज्य से था? तो रिसेंटली रिनाउंड फोक सिंगर गबरी देवी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 98। सी बिलोंग टू विच स्टेट? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये राजस्थान से संबंध रखते थे और कई सारे इन्होंने क्या फोल्क डांस गाए थे, फोल्क मतलब की सिंगिंग किए थे, जिस कारण से इनका नाम आपको याद रखना है गबरी देवी, और ये राजस्थान से संबंध रखती थी, राजस्थान से। आगे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंकिंग संस्थान किसे घोषित किया गया? यानी विच इंस्टीट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूशन इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। तो अभी हाल ही में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया भारतीय यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली, जिसमें इसका रैंक लाया 118। यानी टॉप 100 में कोई नहीं, क्या टॉप 100 में, टॉप 100 में एक भी इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। लेकिन फर्स्ट टॉप पे कौन रहा? तो मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 100 स्कोर किया और रैंक 1 हासिल किया, जो अमेरिका का था। दूसरे स्थान पे इंपेरियल कॉलेज लंदन यूके का। तीसरे स्थान पे या दूसरे स्थान पे संयुक्त रूप से रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। चौथे स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पे रहा। देख सकते हैं कि भारत की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें आईआईटी दिल्ली सबसे टॉप पे रहा और 118 रैंक हासिल किया। दूसरे स्थान पे इसमें आईआईटी बॉम्बे रहा, 134वां स्थान हासिल किया ग्लोबल लेवल पे, और भारत में पहला आईआईटी दिल्ली, दूसरा आईआईटी बॉम्बे, और तीसरा स्थान भारत में आईआईटी मद्रास ने हासिल किया और ग्लोबल लेवल पे 170 रैंक हासिल किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रैंकिंग में थोड़ा थोड़ा सुधार होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली 118 रैंक। कौन सी राज्य के बिहू पेपा पारंपरिक वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है? तो द ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिहू पेपा ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड ए जीआई टैग? तो इस तरह से एक जीआई टैग दिया गया है, खासकर ये कहीं कभी बांस से, तो कभी ये कभी ऐसे जानवरों के सुर से आदि बनाए जाते हैं। लेकिन ये सब क्या है? तो ये मुख्य रूप से एक उसका फूंक कर बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? तो असम का है। तो इसे बिहू पेपा भी कहते हैं। खासकर ये बिहू जानते हैं कि असम का एक पर्व है, वहां पर उसको उत्सव मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहां पर स्थापित किया गया? तो वेयर हैज इंडियाज टॉलेस्ट विंड टरबाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड? तो मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। तो दिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या गुजरात के कहां पे? गुजरात के मुंद्रा में। कहां पे? गुजरात के मुंद्रा में लगभग इसकी ऊंचाई है 200 मीटर। 200 मीटर की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। 200 मीटर की ऊंचाई पे ऐसे विंड टरबाइन लगाया गया है। और जानते हैं कि इसका जो ऊंचाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उससे भी ज्यादा ऊंचा है। 182 मीटर से ये ज्यादा ऊंचा है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन इससे ऊंचा ऐसे विंड टरबाइंस लगाया गया है। कहां पे? गुजरात के मुंद्रा में लगाया गया है। जानते हैं कि विंड पावर के जनरेशन, कि विंड पावर, विंड एनर्जी के जनरेट करने में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का आता है, दूसरा स्थान यूएसए का आता है, तीसरा स्थान जर्मनी का आता है, और भारत का स्थान इसमें चौथा है। भारत का स्थान क्या है? चौथा है। भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, अब बात करें भारत के अंदर में, भारत के अंदर में किसका स्थान पहला आता है? तो भारत के अंदर में बात करें तो भारत में देखा जाए तो पहला स्थान कौन सा है? गुजरात है। पहला स्थान गुजरात है। पहला स्थान कौन सा? गुजरात हो गया। दूसरा स्थान तमिलनाडु हो गया, और तीसरा स्थान कर्नाटक हो गया। ठीक है, चौथा स्थान महाराष्ट्र हो गया। जानते हैं गुजरात का जो तटीय रेखा सबसे अधिक है, तटीय रेखा सबसे अधिक है, जिस कारण से यहाँ पे विंड एनर्जी प्राप्त करने के सोर्स से ज्यादा संभावनाएं उत्पन्न होती है। तटीय क्षेत्र सबसे अधिक है, किसका? गुजरात का है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको गुजरात इसका आंसर है। कहाँ? गुजरात इसका आंसर। वहीं सोलर एनर्जी में भारत का स्थान कौन सा है? तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की बात करें, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत अभी हाल ही में यूएसए को पीछे छोड़ दिया है और दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। पहला स्थान पे कौन सा? चीन है, और दूसरा स्थान पे आपको इंडिया हो जाएगा, और तीसरा स्थान पे आपको यूएसए हो जाएगा। ठीक है, तो सोलर एनर्जी में भारत का स्थान दूसरा और विंड एनर्जी में भारत का स्थान ये आपको चौथा स्थान है। ये भी क्लियर आपको रखना है। उम्मीद करेंगे क्लियर है। आगे बढ़े। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो विच कंट्री बिकेम दी
10th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। तो जानते हैं कि ये अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी कहाँ ताशकंद है और एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये सेंट्रल एशिया में से पहला कोई ऐसा देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा बना, सदस्य बना। तो एनडीबी का 10वां सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान बना है और ये फर्स्ट सेंट्रल कंट्री है, फर्स्ट सेंट्रल कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान बन गया। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। जानते हैं कि ये किसके द्वारा, एनडीबी की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में इसकी स्थापना होती है। और किसके माध्यम से? तो जानते हैं कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के समर्थित एक बैंक है, ब्रिक्स बैंक किसे बोलते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चाइना में। कहा? संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में होती है। किसके आधार पे? तो ब्रिक्स का सम्मेलन होता है, फोटोलाजा, फोटोलाजा सम्मेलन, फोटोलाजा सम्मेलन के दौरान ही न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना होती है, एनडीबी की स्थापना होती है। ठीक है, एनडीबी बैंक की स्थापना होती है। ये सब आपको याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी क्लियर है। उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का 130वां नंबर का यूनिकॉर्न कौन सा अभी हाल ही में कौन सा बना है? तो विच कंपनी बिकेम इंडियाज 130th यूनिकॉर्न? तो इसमें देख सकते हैं कि सर्वम एआई है, सर्वम एआई, सर्वम एआई है जो 130वां नंबर का क्या बन गया है। तो इसने अभी हाल ही में $300 मिलियन लगभग इसने क्या किया है, एक्वायर किया है, जिस कारण से लगभग $1.5 बिलियन का वैल्यूएशन इस कंपनी का बन गया। सर्वम एआई का जो स्वदेशी भाषा में आपको क्या करेगा, जीआई, स्वदेशी भाषा में एआई लैंग्वेज के ऊपर इस तरह से काम करेगा, जिस कारण से अभी हाल ही में सर्वम एआई 130वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। पहला भारत का कौन सा है? पहला है जो फर्स्ट ये बना था 2023 में, फर्स्ट 2023 में जेप्टो बना था, जो क्यू कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। ये क्या? जेप्टो। बाकी ध्रुव स्पेस, पिक्सल, ये सब क्या है? तो स्पेस टेक कंपनी है, स्पेस टेक कंपनी है, स्पेस टेक कंपनी है, स्पेस टेक कंपनियां हैं, स्पेस टेक स्टार्टअप से जो आगे इस पे अच्छा से काम कर रहा है, किस तरह से आगे इंडस्ट्री में काम कर रहा है। छोटे छोटे सैटेलाइट्स या बड़े बड़े सैटेलाइट्स ऐसे उसको क्या करेगा, उसको लॉन्चिंग कराने में सहयोग। विश्व सिकल सेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ऑन विच डे इज वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व? इसमें कब मनाया जाता है? तो ये आपको 19 जून को, कब? 19 जून को सिकल सेल डे मनाया जाता है। जानते हैं कि ऐसे सिकल सेल क्या होता है कि एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है, यानी कि आपको एक रक्त की बीमारी ऐसी है जो आपको जनरेशन बाय जनरेशन आपको चलते रहता है, यानी कि एक पीढ़ी में हो गया तो दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहता है, यानी कह सकते हैं कि हेरिडेटरी डिजीज है। साथ साथ इसमें थैलेसेमिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब ऐसे डिजीज है। इसी के बारे में आदिवासियों में से किस तरह से फैलता है, इसके लिए अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया ऐसे बीमारी का इलाज करने के लिए खासकर उसके डीएनए के सैंपल को फिगरिंग आउट करने के लिए इस तरह से प्रयास किया गया है। तो इसका आंसर 19 जून हो जाएगा। जानते हैं 14 जून की बात करें तो 14 जून ब्लड डोनर डे, यानी कि आपको विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और ही बात करें 21 जून को जानते हैं विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस भी, विश्व योगा दिवस और संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे हम लोग बात करें अगथियार द यूनिफायर, अगथियार द यूनिफायर नामक किताब किसके द्वारा जारी किया गया? तो हु हैज ऑथर्ड और रिलीज द बुक अगथियार द यूनिफायर? अगथियार द यूनिफायर की बात करें तो ये मुख्य रूप से लाइफ एंड टीचिंग ऑफ तमिल सेंट अगथियार से ऋषि अगस्त के नाम से जानते हैं, ये उनके द्वारा है, जो उनके टीचिंग्स को किस तरह से उन्होंने धार्मिक या फिर अध्यात्म को जोड़ने का काम किया और किस तरह से हमारे कल्चर को इंटीग्रेट करने का काम किया, जिस कारण से अभी हाल ही में सी राधाकृष्णन के द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। एम एन सुधा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, एम एन सुधा ने ये पुस्तक लिखा है, एम एन सुधा हो गई। ठीक है, और एक भट्ट है,
भट्ट के द्वारा मिलकर सांसद लिखा। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही मोम्बासा घोषणा का संबंध किससे है? रिसेंटली डिस्कस्ड मोम्बासा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अवैध मछली पकड़ने को रोकने से संबंधित ये है मोम्बासा डिक्लेरेशन, जिसका भी हाल ही में केन्या के मोम्बासा शहर में इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया और इसमें 11th आवर ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ। आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी बात की गई और इसमें कहा गया किस तरह से जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे जहाजों का इस्तेमाल करके या किसी भी नेट माध्यम से करते हैं, तो उसमें कह सकते हैं कि किस तरह से इलीगल तरीके से जो मछली का प्रोडक्शन लोग करते हैं, मछुआरे करते हैं, उसको रोकना है और जो भी जितने मछली का प्रोडक्शन होता है उसको रिपोर्ट करना है। इसके लिए 15 देशों के द्वारा इस पे साइन भी किया। क्या इसमें 15 देश के द्वारा इस पे साइन किया गया। किसको? तो ये मोम्बासा डिक्लेरेशन पे 15 देश ने इस पे साइन किया, खासकर अवैध मछली को पकड़ने को रोकने से संबंधित था। प्रतिवर्ष 20 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो जानते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो आपको ये 20 जून को, और 20 जून के मतलब ये कि उस समय क्या, तो कई बार क्या होता है कि युद्ध की स्थिति होती है, हिंसा कहीं किसी देश में होता है या युद्ध की स्थिति होती है, किसी कारणों से ऐसे क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं और उसकी रक्षा करना है, जो क्या इस तरह से रक्षा करना है और किस तरह से अपने साहस के दम पे कहीं दूसरी जगह पे अपना सस्टेन कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, उसके लिए विश्व शरणार्थी दिवस उनके सम्मान में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, जो 20 जून 2001 से इसको मनाना शुरू किया गया। 20 जून 2001 से। ठीक है। विश्व रिफ्यूजी डे। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और कल ही हमने इसके बारे में बताया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभी मनाया गया, जिसका थीम रहा इंस्पायर्ड बाई नेचर, आवर क्लाइमेट, आवर फ्यूचर। ठीक है। तो क्लाइमेट को किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो होता जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे और भी इस पे काम करेंगे, जिसका आंसर क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा से ज्यादा जो इफेक्ट ना आए और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की दिशा में हम लोग काम करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस की बात करें तो आपको 14 जून को ये मनाया जाता है। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और जो आज के टॉप 15 क्वेश्चन रहे उसको हमने समझाने का प्रयास किया और आगे बात कर लेते हैं कि ड्यूटेरिया द्वारा अभी हाल ही में कर्मचारी बैच चलाया गया है, जो एसएससी बिहार एसएससी के तमाम एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, लैब असिस्टेंट हो या फिर 10+2 या सीजीएल का एग्जाम हो या फिर ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम हो, तो इसके लिए आपको जीएस का कंप्लीट एमसीक्यू बैच लाया गया है, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि थ्योरी पढ़ें तो इसके लिए जीत बैच भी लाया गया है, तो इसके लिए भी आप इसमें जुड़ सकते हैं, जो पहले से एसएससी सीजीएल के लिए चला आ रहा है और चाहते हैं कि दोनों ले, तो इसके लिए आपको भी ऐसे कम प्राइस में रखा गया है 799। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। वनडे एग्जाम्स में एडिटोरिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसमें जाएंगे और इस तरह से एनरोल करके आगे तैयारी को बढ़ा सकते हैं। और अभी जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल कुछ समय के लिए बंद है, तो इसका पीडीएफ आपको एडिटोरिया क्लासेस व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा और बाद में आप एडिटोरिया क्लासेस जब एक्टिव चैनल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो उसके बाद यहाँ से भी सारे क्लास का पीडीएफ यूट्यूब क्लास का होगा, जो यहीं पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्री अवेलेबल है, तो इसे जाकर यहाँ से डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और डेली क्लासेस को ज्वाइन करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।